महाराष्ट्र में एक के बाद एक जो वहाँ पार्टियां हैं उनके नेताओं के घोटाले घपले सामने आ रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली कांड में जो जेल में बंद हैं, ईडी की जांच चल रही है, जिनमें ईडी की जांच में करोड़ों रुपए का हेरफेर, फर्जी कंपनियां बनाकर पैसे हड़पने का आरोप में वो लगा है और उसकी जांच अभी आगे सीबीआई भी उनकी जांच में लगी है। वहीं आपको बताएं, परिवहन मंत्री अनिल परब, उनके ऊपर भी वसूली का एक आरोप लगा है और घपले घोटाले करने का। वहीं सबसे बड़ा घोटाला खुला अजीत पवार, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति बाकायदा उनकी जब्त की गई और अब ईडी की कार्रवाई जो हुई है वो शिवसेना की सांसद हैं भावना गवली। ये भावना गवली के ऊपर हुई है और ईडी ने उनको पहले 2 सम्मन दिए, लेकिन उन्होंने हर बार अपना काम, अपनी बीमारी बताकर बहाना बनाया। लेकिन तीसरा सम्मन देने के बाद भी यदि कोई प्रस्तुत नहीं होता है तो उसकी गिरफ्तारी की जाती है। ये कानून है और इसलिए तीसरी गिरफ्तारी के टाइम पे भी उन्होंने अपनी बीमारी की बात बताई है। बहरहाल 24 नवंबर को अब उनको पेश होना पड़ेगा ईडी के सामने। तो पूरा मामला है एक घोटाले का, और वो घोटाला है कि एक जो है न्यास था, और न्यास जैसा कि आप नाम से समझते हैं कि न्यास बनाकर धार्मिक संस्था एक बनाई जाती है, उसमें कुछ लोग जुड़ते हैं, फिर उसके अंदर कोई लोग दान दे रहे हैं। उस दान को इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट कंपनी में बदल दिया, उसके पैसे को प्राइवेट कंपनी में बदल दिया और प्राइवेट कंपनी में वो पैसा यूज कर लिया गया। जबकि न्यास के जो ट्रस्ट होती है, न्यास होती है या कोई संस्था है धार्मिक, दान का पैसा है, कई बार तो 80G में छूट होती है, उसके कायदे कानून है, आप उसको किसी कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उस पैसे को कहीं आपको चैरिटी के लिए खर्च करना है, समाज सेवा के लिए खर्च करना है, या जो न्यास बना हुआ है उस न्यास का जो मकसद है, उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अनुसार उस पैसे को इस्तेमाल करना था। लेकिन पता चला कि 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। और इसी केस में ये जो भावना गवली है, इनका एक सहयोगी है शहीद खान, वो गिरफ्तार किया गया। और जब वो गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि किस तरह का घपला घोटाला किया गया है। इस सारे मामले को लेकर अब जब ईडी का तीसरा सम्मन गया है तो निश्चित रूप से, क्योंकि ईडी के पास वो तथ्य प्रूफ हैं जिसमें वो घोटाला घपला बिल्कुल क्लियर कट है, माना यह जा रहा है कि भावना गवली जेल जाएंगी, उनको कोई बचा नहीं सकता। जिस तरह के सबूत ईडी के पास हैं, उसके बाद ये शिवसेना की नेता को जेल जाना पक्का है। और इसीलिए इनको भी शायद पता है, इनके वकीलों ने भी बता दिया होगा कि मामला गंभीर है, सबूत हैं, और इसलिए बहाना बना रहे हैं कि अभी बीमार हैं, अभी काम है, अभी बिजी हैं, तो कितना भी कर लें। हमने देखा अनिल देशमुख को ईडी जब सम्मन कर रही थी, उनको 5 सम्मन देने पड़े। मंत्री थे भाई, तो पूर्व मंत्री रहे, इस्तीफा दे दिया था हालांकि उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी गायब हो गए। तो ईडी सम्मन देगी, जितनी बार ये सम्मन को इग्नोर करेंगे उतना ही और पुख्ता होता जाता है कि व्यक्ति ने कहीं ना कहीं घपला घोटाला किया है। अनिल देशमुख जब प्रस्तुत हुए कोर्ट के सामने, उनको प्रस्तुत किया गया, ईडी के सामने आए, तो वो सोच नहीं रहे थे कि मैं इतने दिन जेल में रहूंगा, उनको लग रहा होगा कि जमानत हो जाएगी। लेकिन अब अनिल देशमुख जब से जेल में गए हैं, उसके बाद जो परतें खुल रही हैं, उससे बाकी नेता चौकन्ने हैं। उनको लगता है कि अब इतना आसान नहीं है जैसा पहले रहता होगा कभी, कि आप ईडी, इनकम टैक्स या एनसीबी किसी को आप मैनेज कर लेते होगे। आज जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से, ये मैनेज शब्द जो है ना, कम से कम हाई लेवल पे तो खत्म हो गया है। निचले स्तर का मैं नहीं कहता कि थाना लेवल, सिपाही लेवल कहीं कुछ होता हो, वो क्योंकि एक 70 साल पुरानी बीमारी है, उसको 10-15 साल तो कम से कम ठीक करने में लगेंगे। लेकिन सुधार ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि आजाद भारत में पहली बार लालू प्रसाद जैसे नेता हमने देखे जेल के अंदर। हमने देखा बड़े बड़े लोग, पी चिदम्बरम गृह मंत्री रहे देश के, जेल के अंदर जमानत पे बाहर हैं। और इसी तरह अब हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में कि जिन्होंने ये करोड़ों करोड़ों के घोटाले किए हैं, मतलब सोच नहीं सकते आप, 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति। अजीत पवार जी, अरे भाई इतने पैसे क्या करोगे? लेकिन घपला घोटाला करने वाला रुकता नहीं है ना, उनको लगता है कि हम तो सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन आज की डेट में जो कार्रवाइयां हो रही हैं,
इसी में आप देखें कि ये सारे के सारे, इनको बीजेपी वाले तो कहते हैं महाविकास अघाड़ी नहीं है, महाउघाई सरकार चल रही है। तीनों दल मिलकर केवल लूट खसूट मचाने में लगे हुए हैं। कोई प्लॉट खरीद रहा है, कोई कृषि की जमीन खरीद रहा है अवैध रूप से, किसी ने जो है फर्जी चीनी मिल बना दी है, उसके नाम से लोन ले लिया, फिर उस लोन को कंपनी बंद दिखा दी, घाटा दिखा दिया, लोन खत्म। कितने घपले घोटाले हैं भाई। जो जांच एजेंसियां हैं वो भी करें तो क्या करें, लेकिन इस पर नेता सफाई देने के बजाय क्या कहते हैं, शरद पवार जी हों, संजय राउत जी हों, क्या कहते हैं, ये केंद्र जो है दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का। केंद्र अगर दुरुपयोग करने में आए, मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे किया जाता है, वो कांग्रेसियों से पूछिए। आपके तो सरकार में सहयोगी है कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर, पूछो उससे। एक साध्वी को आतंकवादी तक बता दिया जाता है। सेना के कर्नल पुरोहित वो आतंकवादी घोषित कर दिए जाते हैं कि इन्होंने आतंकवादी की मदद करी है, इनको आरडीएक्स पहुंचाने में ये आदमी था। एक संत साधु असीमानंद जी बंद हैं, उनको जबरदस्ती बम ब्लास्ट का दोषी बता दिया जाता है। कोर्ट छोड़ती है उनको बाद में, लेकिन कांग्रेसियों ने तो पक्का गढ़ दिया था हिंदू आतंकवाद। किसके बेस पे? एनआईए का यूज हुआ, पुलिस का यूज हुआ, न्यायपालिका का भी यूज हुआ कहीं ना कहीं, और सीबीआई हो चाहे कोई भी संस्था हो, सरकार की इन्वॉल्वमेंट हुई और एक शब्द गढ़ा गया। किसके कहने पे गढ़ा गया ये कहने की जरूरत नहीं है, आला कमान को खुश करने के लिए, और एक दुनिया में जो आतंकी हैं उन संगठनों को क्लीन चिट देने के लिए ये कांग्रेस ने गढ़ा। बोको हरम उसकी आरएसएस से तुलना कर दी, आज किया जा रहा है। तो ये क्या सोच रहे हैं? ये केवल इन मानसिकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी पर इस तरह से आरोप लगा दो ताकि जनता को लगे कि ये तो बेचारे निर्दोष थे, इनकी संपत्ति जब्त करी जा रही है, ये तो बड़े बेचारे सीधे साधे लोग थे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जनता भी समझती है, अब जनता समझ रही है, क्योंकि अब जनता के हाथ में जो मोबाइल फोन आया है, जो सोशल मीडिया है, उसकी पावर ज्यादा है। सरकारें मीडिया का मुंह बंद कर सकती हैं, पत्रकारों को डरा धमका कर उनको मौन किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पे आम आदमी बैठा हुआ है, उसको आप कैसे बंद करोगे? हालांकि कोशिश की शुरू में शिवसेना ने कि कोई उनके लिए कोई ट्वीट कर दे, कुछ कर दे तो जाके घर में कूट आओ, उसको पीट आओ, डराओ, दहशत का माहौल क्रिएट करो कि शिवसेना की कोई बात बोली तो तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। अभी भी लोग खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो चल रहा है, होना तो ये चाहिए कि जो सरकार है, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री है, अपने वहाँ जो सरकार में लोग हैं सहयोग में, उनके ऊपर कंट्रोल रखें, लेकिन कंट्रोल है ही नहीं। और फिर कहते हैं साहब देवेंद्र फडणवीस जो बोलते हैं वो ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि अपने को सोच रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे आपका नवाब मलिक जो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, नवाब मलिक जी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो जो बोल रहे हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं, एक के बाद एक सारे आरोप झूठे निकलते जा रहे हैं। पब्लिक समझ गई है कि समीर वानखेड़े की ईमानदारी से ये सरकार घबरा गई है, तो नवाब मलिक जी को मैदान संभालने की जिम्मेदारी दी गई है कि आप आरोप लगाओ, रोज लगाओ, अल्पसंख्यक समुदाय इससे खुश हो जाएगा, समीर वानखेड़े को घेरने का मौका मिलेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जी इस बात को समझें कि इससे पब्लिक खुश नहीं है, पब्लिक नाराज है, और पब्लिक वाकई में ये समझ रही है कि ये सरकार केवल अपराधियों का साथ देने के लिए। अब आप बताइए, नवाब मलिक पे जो आरोप लगाए कि बम ब्लास्ट के आरोपी से इन्होंने जमीन खरीदी, इनका संबंध है? एक भी शब्द उद्धव ठाकरे जी ने बोला कि नवाब मलिक जी आपके ऊपर आरोप लगा है, आप मेरी कैबिनेट में मंत्री हैं, जवाब दीजिए। बजाय उसके वो कहते हैं संजय राउत जी कि पूरी सरकार नवाब मलिक के साथ खड़ी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं कि बम ब्लास्ट के आरोपी से जमीन खरीद रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो कि एक ईमानदार अफसर को घेर रहे हैं। हालांकि मैं क्लीन चिट जब तक नहीं दे सकता जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाए, लेकिन एक प्राइमा फेसी तो दिख ही रहा है कि अगर आर्यन खान वाला केस ना हुआ होता तो नवाब मलिक जी क्या समीर वानखेड़े पे सवाल उठा रहे थे? नहीं। उनका दामाद ना फंसा होता तो क्या वो नवाब मलिक जी आरोप लगा रहे थे कभी समीर वानखेड़े पे? निश्चित रूप से नहीं। उनका दामाद फंसा, फिर आर्यन खान फंसा, तो ये बेचैनी हुई, तो ये सारा
मामला आया कि अब इसका धर्म बेकार है, अब इसका नाम गलत है, अब डेट ऑफ बर्थ गलत है, सारी चीजें बाद में आई हैं। तो सब चीज समझ रही है जनता, जनता सब समझती है, लेकिन अब कर कुछ नहीं सकती, क्योंकि धोखे से बनाई हुई सरकार, उसका कोई क्या करेगा। लोगों ने तो मैंडेट दिया था बीजेपी को, सबसे बड़ा दल बनाया, और जो शिवसेना को सीटें मिली वो भी उस टाइम इसलिए मिल गई, लोग सोच रहे थे भाई ये मोदी जी का सहयोगी है जो शिवसेना दल है, तो कुछ सीटें इनको भी दे दो, अब चुनाव करा लो आप फ्रेश महाराष्ट्र में, जनता बताएगी। और आ रहा है बीएमसी का चुनाव आ रहा है तो पता चलेगा निश्चित रूप से। ये जो घपले घोटालों की सरकार है ये जनता देख रही है, जनता त्रस्त है, और इसकी क्लीनिंग का प्रोसेस स्लो केवल इसलिए है कि हमारे पास जो ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, वो स्टाफ सीमित है और उनको काम देश की रक्षा पहले है और काम भी है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में नशे के कारोबारियों की पोल खुल रही है, नक्सलियों की पोल खुल रही है, आतंकवादियों की पोल खुल रही है, बम ब्लास्ट के दोषियों की पोल खुल रही है, इससे तो ये लग रहा है कि सारी एजेंसियां मिलकर भी महाराष्ट्र में सुधार करें तो भी लंबा टाइम लगेगा। बहरहाल गवली का नंबर आया है, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। कानून के जानकारों का कहना है कि गवली जी का जेल जाना बिल्कुल तय है। वंदे मातरम।